पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप अब दोनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर्स है। अगर आप 5 साल पहले इन दोनों फंड्स में पैसा लगाते तो आपके इन्वेस्टमेंट्स डबल हो जाते। लेकिन जब दो फंड्स इतना अच्छा कर रहे हैं तो क्या एक और टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप ऐड करने से आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे या गिर जाएंगे? इसी क्यूरियोसिटी को टेस्ट करने के लिए हमने पिछले 8 सालों का डेटा एनालाइज किया और बिलीव मी, जो डेटा सामने आया है वो आपको भी काफी सरप्राइज कर देगा। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक कैटेगरी में आपको कितने म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अगर आप अपने रिटर्न्स इंप्रूव करना चाहते हैं और पोर्टफोलियो से अननेसेसरी रिस्क हटाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अब हमने अपनी एनालिसिस में लार्ज कैप कैटेगरी से शुरुआत की। हम देखना चाहते थे कि कितने लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये स्टडी हमने 2017 से शुरू की और इसके लिए हमने तब के सबसे बड़े 5 लार्ज कैप फंड्स को चूज किया। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो फंड्स पॉपुलर होते हैं उनका AUM भी काफी ज्यादा होता है। अब इमेजिन कीजिए 5 दोस्त हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन सब ने जनवरी 2017 में लार्ज कैप फंड्स में 5,000 रुपए की मंथली SIP शुरू की, लेकिन सब ने इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग चूज किया। आप पांचों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्क्रीन पर देख सकते हो। इन्वेस्टर ए ने पूरा पैसा उस वक्त के सबसे बड़े फंड में लगा दिया। इन्वेस्टर बी ने टॉप 2 फंड्स में पैसा स्प्लिट कर दिया और इसी तरह इन्वेस्टर सी, डी और ई ने अपने 5,000 रुपए की SIP टॉप 3, टॉप 4 और टॉप 5 फंड्स में स्प्लिट कर दी। लेकिन जब हमने ये देखा कि 2025 तक इन पांचों इन्वेस्टर्स में से किसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनाए तो वो जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इन पांचों में से सबसे ज्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर सी ने बनाया, जिसने 2017 में टॉप 3 फंड्स में इन्वेस्ट किया था। लेकिन मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, इसलिए सिर्फ एक पीरियड के बेसिस पर हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यही रीजन था कि हमने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइम पीरियड्स में रिपीट किया। अब अगर आप 2017 की जगह 2018, 2019 या 2020 में SIP शुरू करते तो क्या रिजल्ट्स चेंज होते? हमने ये भी चेक किया और इंटरेस्टिंगली मार्केट ऊपर गया हो या नीचे, हर बार स्वीट स्पॉट सेम ही था, 2 से 3 फंड्स। यहां 2 फंड्स या 3 फंड्स अच्छा इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि जब आपका एक फंड नॉर्मल रिटर्न देता है और दूसरा फंड उससे अच्छा परफॉर्म करता है तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स एवरेज आउट हो जाते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2 से 3 फंड से ज्यादा में इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स क्यों कम हुए तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका रीजन था ओवरलैपिंग, जिसे हम फाइनेंशियल टर्म्स में क्लोजेट इंडेक्सिंग भी कहते हैं। लार्ज कैप फंड्स को सेबी मैंडेट देता है कि वो अपने पोर्टफोलियो का 80% पैसा टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करे। अब जब सारे फंड मैनेजर्स को इसी यूनिवर्स में इन्वेस्ट करना है तो नेचुरली उनके पोर्टफोलियो में सेम स्टॉक्स आ जाते हैं। इसलिए जब आप एक ही कैटेगरी के 5 फंड्स ले लेते हो तो आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हो, आप सेम कंपनीज के स्टॉक्स बार बार खरीद रहे हो। ये आपके पोर्टफोलियो पर डुप्लीकेशन क्रिएट कर देता है और यही डुप्लीकेशन आपके पोर्टफोलियो को नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि जब आप बार बार सेम कैटेगरीज के लार्ज फंड्स को ऐड करते हो तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप आज सिर्फ एक्सेस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो। यहां आपको टोटल 53 स्टॉक्स मिलते हैं। अब अगर आप इसके साथ DSP लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में यूनिक स्टॉक्स बढ़कर 71 हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप फ्रैंकलिन, HDFC और SBI लार्ज कैप फंड्स को भी ऐड कर देते हो तो इन पांचों को मिलाकर आपके पोर्टफोलियो में टोटल 110 स्टॉक्स हो जाते हैं, जिनमें सिर्फ 6 स्टॉक्स ही कॉमन होते हैं जो सब फंड्स में होते हैं। यानी आपका पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप यूनिवर्स को ऑलमोस्ट पूरा कवर कर चुका है और जब आपका पोर्टफोलियो इतना वाइड हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस निफ्टी 100 इंडेक्स जैसी हो जाती है। अब लार्ज कैप का तो यूनिवर्स छोटा है, इसलिए वहां ओवरलैपिंग समझ में आता है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में तो हजारों लिस्टेड कंपनीज है। तो क्या स्मॉल कैप कैटेगरी में मल्टीपल फंड्स लेने का फायदा
आपको हो सकता है? ये जानने के लिए हमने स्मॉल कैप कैटेगरी को भी स्टडी किया। अब इसको हम अगले सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने लार्ज कैप की तरह ही 2017, 2018, 19 और 2020 से एसआईपी शुरू करके स्मॉल कैप फंड्स के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट दोहराया। इसका रिजल्ट भी सेम निकला। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको तब मिले जब आपके पास 2 या 3 फंड्स थे। जैसे ही फंड्स की गिनती उससे आगे बढ़ी, परफॉर्मेंस फिर से नॉर्मल हो गया या उससे कम। अब यहां अगला सवाल आता है, स्मॉल कैप में तो हजारों कंपनीज लिस्टेड है, तो फिर यहां ओवरलैपिंग कैसे हो सकता है? इसका रीजन थोड़ा अलग है। अब स्मॉल कैप यूनिवर्स बड़ा जरूर है, लेकिन हर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। फंड मैनेजर्स हमेशा प्रूवन आइडियाज और लिक्विड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड स्टॉक्स को ही आसानी से मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है, इसीलिए फंड मैनेजर्स इन्हीं स्टॉक्स पर फोकस रखते हैं। इसके अलावा हर फंड मैनेजर की नजर उन चुने हुए बेहतरीन स्टॉक्स पर ही होती है जिनमें मिड कैप बनने का एक पोटेंशियल होता है। जब सभी फंड मैनेजर्स एक ही तरह के टॉप क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए यहां भी ओवरलैपिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए चाहे लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप, द स्वीट स्पॉट हमेशा 2 से 3 फंड्स के बीच ही रहता है। इससे ज्यादा फंड्स ऐड करने पर आपका रिटर्न्स कम हो जाता है। जब हमने यही स्टडी मिड कैप और फ्लेक्सी कैप जैसी दूसरी कैटेगरीज पर की, तो डेटा हर बार सेम ही था। मिड कैप फंड्स में भी 2 फंड्स के बाद रिटर्न्स में कोई खास एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। फ्लेक्सी कैप फंड्स, जहां फंड मैनेजर को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगाने की पूरी आजादी होती है, इन कैटेगरीज में भी सिर्फ 2 फंड्स रखना सबसे बेहतर साबित हुआ। ये स्टडी देखने के बाद अगले सेक्शन में एक्शन प्लान पर बात करते हैं। हर फंड की लाइफ में अक्सर अच्छा और बुरा फेस आता है, लेकिन हम गलती ये कर देते हैं, जब फंड गिरने लगता है तो हम एग्जिट नहीं करते। हम सिर्फ एसआईपी बंद कर देते हैं और एक नया फंड खरीद लेते हैं। इससे पुराने अंडर परफॉर्मिंग फंड्स पोर्टफोलियो में पड़े रहते हैं और ये आपकी ओवरऑल रिटर्न्स को कम कर सकता है। अगर कोई फंड 2 साल से ज्यादा अपनी कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे फंड को पोर्टफोलियो में रखना सही नहीं होगा। पर सिर्फ फंड को बेच देना ही सोल्यूशन नहीं है, आपको टैक्स इंपैक्ट भी समझना होगा। अगर फंड आपके पोर्टफोलियो में काफी समय से है, तो जब आप बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। इसीलिए ऐसे फंड्स को सिस्टमैटिकली बेचे ताकि टैक्स कम लगे। जैसे मान लीजिए आप आज एक इक्विटी फंड बेचते हैं और उसमें 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनता है, तो इसमें से 1.25 लाख तक का गेन्स टैक्स फ्री होता है। उससे ऊपर वाले अमाउंट पर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप 1 साल में सिर्फ 1.25 लाख तक का ही गेन्स बुक कीजिए, बाकी इन्वेस्टमेंट अगले साल टैक्स फ्री निकाल सकते हो। इस अप्रोच से आपको टैक्स भी कम लगेगा और अनवांटेड फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएंगे। अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं। इन्वेस्टिंग की एक सिंपल कहावत है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में हमेशा कम से कम फंड्स रखिए। कोई भी कैटेगरी में 2 से ज्यादा फंड्स हो तो आप नंबर ऑफ फंड्स कम कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Until then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.